नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताज ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। ईरान और इजराइल के बीच 3 दिन से भीषण युद्ध जारी है। ना इजराइल पीछे हटने को तैयार और ना ही ईरान। ऐसे में ये युद्ध, ये जंग कहां जाकर थमेगी कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि ईरान में तख्ता पलट कराने के लिए ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया। वह ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इतना साफ कर दिया कि वो ईरान के लोगों को खामनेई के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक दोनों देशों के वार पलटवार की वजह से ईरान और इजराइल दोनों का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है, लेकिन दोनों पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। और माना जा रहा है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो भारत समेत पूरी दुनिया में तेल के दामों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। ऐसे में अगर ईरान में तख्ता पलट भी हो जाता है तो भारत और ईरान के संबंधों पर क्या असर हो सकता है, आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर हम करेंगे चर्चा। तो सवाल है कि क्या परमाणु युद्ध होने वाला है? क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? और अगर तख्ता पलट हो जाएगा तो भारत और ईरान के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या तेल के दाम बढ़ने वाले हैं? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। दीपक वोरा सर है हमारे साथ, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। लखन मेहरोत्रा सर है हमारे साथ, फॉर्मर एम्बेसडर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला सर। मैं सबसे पहले दीपक वोरा सर, मैं आपके पास आने वाला हूं। अब इन लोगों के मन में सबसे बड़ी जो चिंता है वो सवाल ये है कि क्या तेल के दाम बढ़ने वाले हैं? मैं दूसरे सवाल पर बाद में आऊंगा कि क्या तख्ता पलट होगा या नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि क्या तेल के दाम बढ़ने वाले हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ जी टीवी पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर आपने मेरे गुरु एम्बेसडर लखन मेहरोत्रा को बुला रखा है। एम्बेसडर ग्रीटिंग्स फ्रॉम मी सर। आई एम सॉरी दैट आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। आपने तो मुझे ट्रेनिंग दी है विदेश सेवा में सर। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो आपको पता है कि ईरान से तेल खरीदते नहीं हैं, और क्योंकि जब वो अमेरिकन प्रतिबंध लगे थे तो हमने बंद कर दिया। ज़ीरो इंपोर्ट है, ज़्यादा हम लेते हैं, मैक्सिमम इज़ फ्रॉम रशिया, और वो हमें अच्छे दाम पर मिलता है। दुनिया में कुछ हद तक दाम बढ़े थे जब ये जंग हुआ था। जब भी कोई छोटी सी स्कर्मिश होती है ना कहीं पर भी, अगर लेबनान में एक कोई विस्फोट हो जाए रेस्टोरेंट में, तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं। ये तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, ये जो लोग नौटंकी खेलते हैं, खेल खेलते हैं, स्पेकुलेशन है। मेरा नहीं ख्याल बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी, वजह कुछ नहीं होने वाला सर। सीज फायर इज गोइंग टू कम वेरी क्विकली। ईरान को बहुत मार पड़ी है, दे आर गोइंग टू आस्क कि अब शांत हो जाइएगा। ऑयल प्राइसेस विल कम बैक टू नॉर्मल। गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो बढ़ती रहेंगी। अदरवाइज डोंट वरी सर। मैंने अपनी जिंदगी में 52 साल कूटनीति में हो गए, बहुत ऐसे मौके देखे। प्राइसेस आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी सर। आपने कह दिया कि बहुत जल्दी सीज फायर होगा। 3 दिन से ज्यादा जंग हो चुकी है, क्या माना जाए? बिल्कुल होगा। 1 हफ्ते तक नहीं चलेगी ये जंग, खत्म हो जाएगी। 100% खत्म हो जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी कह दिया अगर इजराइल हमें ठोकना बंद कर दे तो हम जवाब देना बंद कर देंगे। उसका असला खत्म हो रहा है सर। इजराइल चाहता था मैं ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दूं, ईरानियंस को मारना नहीं चाहता। अब जो एनरिच यूरेनियम के वहां पे पड़े हुए हैं, उनके इजराइल की फौज जाके उठा के ले आएगी। कहानी खत्म, पैसा हजम सर। यू आर गोइंग टू सी दिस हैपन वेरी क्विकली सर। चलिए सर, आपने भविष्यवाणी कर दी कि बहुत ज्यादा लंबा ये युद्ध नहीं चलने वाला है। लेकिन मैं लखन मेहरोत्रा सर आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे लखन मेहरोत्रा सर, मैं के सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। अगर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि मैं ईरान के लोगों को खामनेई से मुक्ति दिलाना चाहता हूं, तो मुक्ति का मतलब है कि फिर तख्ता पलट? खामनेई नहीं तो फिर कौन? क्या वाकई में तख्ता पलट होने वाला है? जय हिंद प्रत्युष। मैं सुन रहा था दीपक जी, बहुत एक्सपीरियंस हैं जो मैं मानता हूं। देखिए तख्ता पलट तो आप छोटी बात कह दी यार। तख्ता पलट तो लेबनान में भी हो गया, तख्ता पलट सीरिया में हो गया। अब आप ये कहेंगे कि देखिए पूरी के पूरी जो उनकी लाइन है, जो आपके नेतृत्व है, खास करके मिलिट्री नेतृत्व, IRGC के 22 कमांडर मारे गए, 1-2 नहीं मारे गए। ये होता नहीं है, कोई देश की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप पिन पॉइंट करके एक बार में 9 साइंटिस्ट जो भी थे। अब आप ये बताइए कि वहाँ पर बचा क्या?
वो एक 86 ईयर ओल्ड जो कि एब्सोल्युटली रेडिकलाइज्ड है, जहाँ के लोग, वहाँ की जनता उससे तंग है। वो अभी बातें नहीं सुनाई दे रही हैं, ये सब सुनाई देगी आपको। देखिए, तख्ता पलट कहना तो ये मैं मानता नहीं। ये जो रेडिकलाइज्ड जो तरीके से इन्होंने किया था, आप हूती, हिजबुल्ला, और इन सबों को आपने अपने वो जो भी आपका एम था, जो भी आपका डिज़ाइन था, पूरे वेस्ट एशिया को आपने इस तरह में झोंक दिया। ये लड़ाई आज नहीं चली है, ये 23 हमें याद होना चाहिए कि ये 2023 में 7 अक्टूबर से चली है और लगातार चल रही है। और जो इजराइल है अपने जो मिलिट्री एम्स है वीडियो जारी कर दिया है। तेहरान में हमले का ये वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया। देखिए तस्वीरों में, ईरान ने परमाणु ठिकानों पर रात भर हमले किए हैं। ये आईडीएफ का दावा। इस वीडियो को जारी करने के बाद तेहरान में 80 ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इसमें ईंधन डिपो और रक्षा मंत्रालय पर भी ये हमला किया गया है। परमाणु परियोजना पर एक गहरी चोट पहुंचाई गई है। आईडीएफ की तरफ से जारी वीडियो में ये दावा किया गया है। के सिन्हा सर, अपनी बात आप पूरी कर दें। खत्म कर दूं? जी जी। देखिए साहब, ये अयतुल्ला खमानी छोटी सी चीज़ है। वो इजराइल का मेन टारगेट अभी नहीं है। जो मेन टारगेट है उसकी जो मिलिट्री है, जो स्ट्रेटजिक एम है, नटाज के ऊपर में आपने, और इसलिए क्योंकि आपने अभी उसको कवर किया कि रात भर चला है। ये जो आपको 200 फाइटर्स लेके आए थे, जनरली वो F3 थे, 15E थे एंड 16 थे। दे कैन कैरी ओनली GUB-28। यदि आप जानते हैं, दीज आर द डीप पेनेट्रेटिंग बॉम्ब्स होते हैं, तो ग्लाइड बॉम्ब यूनिट कहलाता है। अभी GBU-57 आना बाकी है। यदि वो 3000 पाउंड्स का होता है, ये 5000 के बॉम्ब्स अभी गिरे हैं। ये आप लेके चलिए, ये तो गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि यदि आप उसको ध्वस्त करना है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को हाथ नहीं लगाता है। और वहाँ सेंट्रीफ्यूज के अंदर में, और ये इसमें एंट्री होगी क्योंकि B-21, B-52 ही इसको B-2 जो स्पिरिट होती है, जो कि डिगोगासिया में खड़े हैं तैयार होकर जी, वो क्योंकि इसकी एंट्री होगी। अभी आप जो देख रहे हैं, जो आप अभी ये छोड़ दीजिए कि क्या हुआ नटाज में, क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट डे 13 तारीख को उन्होंने अपने एम्स को पूरे किए हैं। अभी कहाँ मेन चीज़ है, पर्शियन गल्फ के ऊपर में लोग कहते हैं ना कि यह स्टेट और हार्मोज को इजराइल रोक देगा। उसके चाचा की हिम्मत नहीं है कि इसको रोक सके। और दीपक बोरा साहब ये बताएंगे बहुत ज़्यादा अच्छा। एडान से लेकर, एडान उनकी एक है, उसके बाद यदि आप आएंगे बुसेरा से होते हुए बंदर अब्बास के इलाके में, कारगी जो उनका ऑयल डिपो है और पारस में गैस फील्ड है, यह टोटली उन्होंने चोक करके बंद कर दिया है। और इसके ऊपर स्ट्राइक आज हुई है, 77 स्ट्राइक्स। जी, तो अगर इतनी स्ट्राइक हो रही है, मैं अनुराग शुक्ला सर आपसे समझना चाहूंगा। अभी हमने दिखाया कि आईडीएफ की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि हमने परमाणु ठिकानों, अगर आप परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो दुनिया के अंदर एक खौफ मचा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियर वॉर यहीं से इसकी शुरुआत होने वाली? नहीं, उनके टारगेट बड़े क्लियर थे और उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर दिया था कि हम चाहते क्या हैं। वो ये चाहते हैं कि ईरान बम ना बनाए। और ये बहुत दिनों से, ये अगर आप प्लान करें देखें तो इन्होंने तकरीबन 3 महीने पहले प्लानिंग कर दी थी, और ये पिछले महीने ऑपरेशन होने वाला था, किसी कारणवश पोस्टपोन किया गया था। लेकिन उनका एम डिफरेंट है। एम में वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये सीख उस स्ट्राइक से ली थी जो इंडिया ने पाकिस्तान पे किया था। सेम चीज उन्होंने किया है कि वो ऐसे बम डाले हैं कि ऊपर का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाए, एक लीकेज हो जाए, और उसके बाद वो पूरी फैसिलिटी किसी काम की ना रह जाए। तो उस चीज को कामयाब, वो काफी ज्यादा कामयाब रहे उस चीज को करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो रेडिएशंस निकलेंगे, जैसे अभी रिपोर्ट आ रही है कि हल्की हल्की रेडिएशंस आ रही है बाहर, तो उनका मेन पर्पज सॉल्व हो गया कि आने वाले 10 से 100 साल तक वो फैसिलिटी इनएसेसेबल रहेगी। मतलब आगे परमाणु हथियार या फिर आगे परमाणु को लेकर के कोई टेस्ट परीक्षण नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फीचर उन्होंने डिसेबल कर दिया है, उनको पूरा डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो ये चीज में वो लेकिन फिर सवाल दीपक बोरा सर ये है कि फिर खामनेई हाथ पर हाथ धर करके तो नहीं बैठेंगे। बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार दाग रहे हैं और खामनेई की तरफ से यह कहा गया कि बर्बाद कर देंगे, अगर इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो बर्बाद कर देंगे, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। सर, अभी जनरल सेना ने कितने स्पष्ट रूप से बताया है कि वो बकवास करते रहेंगे, उनमें दम नहीं है। सर, मैं बताता हूं कि आपने कहा ना कि न्यूक्लियर वॉर बिटवीन हुम एंड हुम, इजराइल और किसके बीच में? ईरान के पास तो है नहीं अभी न्यूक्लियर बॉम्ब। नेतन्याहू साहब कहते हैं बनाने वाला था कुछ ही दिनों में, उससे पहले हमने उसके ऊपर हमला कर दिया। इसमें 3 खिलाड़ी हैं सर इस जंग में, इजराइल है, ईरान है और मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब हैं।
मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब वेट कर रहे हैं कि ईरान कुछ हमला करे एक अमेरिकन शिप पे या किसी अमेरिकन एसेट पे, और फिर जैसे उन्होंने वार्निंग पहले भी दी थी, ऑल हेल विल ब्रेक लूज, वो होगा वहां पर सर अगर इसने कुछ करने की ईरान ये भी जानता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता। जितनी मिसाइलें बची हैं दागेगा। खमेनी साहब दिखाना चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और सर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी कि ईरान के न्यूक्लियर पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, सबसे ज्यादा खुशी अरब देशों को होगी। वो भरोसा नहीं करते ईरान पर। इजराइल तो एक बहाना था सबको साथ लेके चलने का कि मैं इजराइल को ठोकूंगा। असली सा जब रेवोल्यूशन हुआ था ना 1979 में, जब आयतुल्लाह खुमैनी आए थे, उन्होंने कहा था ईरान में इस्लामिक क्रांति आ गई है, अब ये जितने शहंशाह हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, यूएई में, सबको बाहर निकाल दो, हर जगह इस्लामिक क्रांति लाओ, एक्सपोर्टिंग इस्लामिक रेवोल्यूशन। वही ये गलती कर बैठे, इन पे कोई भरोसा नहीं करता। वो भांगड़ा करेंगे ये बाकी अरब देश कि ईरान के पैर काट दिए हैं। लखन मल्होत्रा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखन मल्होत्रा सर, मैं इसी सवाल पर आगे बढ़ना चाहूंगा। दीपक वोरा सर ने ध्यान उस ओर ले गए वो। सर ये सऊदी, कतर या यूएई अभी कहने को तो इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई में ईरान के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, रूस और चीन ईरान का दूर से साथ दे रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनके बीच में आएंगे नहीं। ये लड़ाई ट्रंप के बढ़ावे से इजराइल और ईरान के बीच में है, और इसको आगे बहुत ज्यादा इसमें आग लगाने के लिए चीन और रूस आगे बढ़ेंगे नहीं। जो कुछ उन्होंने ईरान के लिए करना था वो पहले कर चुके हैं। आगे जब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होंगे तो उसमें आ जाएंगे, लेकिन इसमें वॉर एफर्ट में वो एंटर नहीं करेंगे। दूसरा, मेरा ये अंदाज है बिल्कुल कि अगर ये इजराइल इस वक्त ट्रंप का खेल खेल रहे हैं, ट्रंप ने उनके ऊपर इतना प्रेशर डालना है कि वो बाद में ट्रंप की बात मान जाएं और इजराइल के साथ होके चीन और रूस से दूर हो जाएं। इजराइल को सबसे बड़ा खतरा अपने क्षेत्र में ईरान से है, तो अगर ईरान से कुछ संपर्क अच्छे हो गए, संबंध अच्छे हो गए, किसी भी तरीके से हुए, चाहे लड़ाई के तरीके से हुए, चाहे शांति के तरीके से हुए, तो उसका ट्रंप को बहुत फायदा मिलेगा। उनका इशारा इस वक्त ईरान या इजराइल नहीं है, उनका इशारा है चीन की तरफ कि चीन की जो ताकत है वो इन हिस्सों में बहुत काफी बढ़ी हुई है। ईरान और चीन एक दूसरे के उसी तरह नजदीक आ चुके हैं जैसे कि पाकिस्तान और चीन नजदीक आ रहे हैं। तो उनको ये डर है कि ये ईरान उनका बहुत बड़ा ताकत का स्तंभ बन जाएगा और वो उसको बनने से रोकना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इजराइल से पहले हमला करवाया, फिर उसके लिए समझौते के लिए तैयारी करेंगे, ये मैं मानता हूँ। जी, मैं इन सब के बीच में दीपक वोरा सर ये समझना चाहूंगा, अश्विनी श्रीवास्तव सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अश्विनी सर आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक वोरा सर, ईरान और इजराइल दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं कूटनीतिक तौर पर। अगर मान लीजिए, मैं इसलिए अगर जोड़ रहा हूं, अगर तख्ता पलट होता है, खामनेई चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत और ईरान के संबंधों पर क्या असर देखते हैं? बहुत अहम प्रश्न पूछा है। सबसे पहले एम्बेसडर मेहरोत्रा, मैं उनको देख नहीं पा रहा, मैं प्रोग्राम देख नहीं पा रहा। एम्बेसडर, दिस इज योर ट्रेनी दीपक हियर सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा सर कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं मेरे साथ सर। आपने मुझे सब कुछ सिखाया है विदेश नीति के बारे में। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शाम ईरान होता था ना, उसके संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं थी, कोशिश की थी मिसेस गांधी ने कि मजबूत करें, हुआ नहीं था। उसके बाद ये आयतुल्लाह लोग आए, इनके भी संबंध, कभी कभी ये कश्मीर का मुद्दा उठा लेता है, बहुत बुजुर्ग हो गया, 90 साल से ऊपर का है, बट बेसिकली हमारे संबंध इनके साथ स्टेबल हैं। हम तेल खरीदते थे, जब तेल नहीं खरीदा हमने इनसे कहा कि टाइगर नहीं खरीद सकते क्योंकि ये हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो वो समझ गए थे। अब जो है, अगर तख्ता पलट होता है, मेरा मानना है कि ईरान के लोग अब सड़कों पर आएंगे। सर 80% इन्फ्लेशन कब तक आप सहोगे? 60% यंग लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट कब तक आप सहोगे? वो नीचे आएंगे और मेरा मानना है सर कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र वापस आएगी। हो सकता है वो शाह ईरान के जो साहिबजादे हैं 60 साल के कितने के अमेरिका में रहते हैं, वही कुछ ना कुछ चाल अपनी वहाँ पे चलें, लेकिन जो भी वहाँ पे सरकार आएगी सर,
जो भी रेजिम आएगी भारत को नाराज नहीं करेंगे, चाहे बाहर पोर्ट उनको भी चाहिए, चाहे बाहर हमको भी चाहिए। और चीन पे वो कतई भरोसा नहीं करते, दुनिया में कोई नहीं भरोसा, हम पे भरोसा करते हैं, ये नहीं बदलेगा सर। ठीक है, अश्विनी श्रीवास्तव सर, लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, रूस और यूक्रेन चौथे साल में प्रवेश कर गए उनकी जंग। क्या एक और फ्रंट अब खुल चुका है इजराइल और ईरान का? क्या यह भी इसी तरीके से चलेगा, या फिर जैसा दीपक वोरा सर ने शुरुआत में ही कहा कि उनकी भविष्यवाणी है, उनका प्रेडिक्शन है, उनका अनुमान है कि यह जंग 7 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाली है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा सीज फायर का? आपको क्या लगता है सर? लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में ही है, और ईरान इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि वो अमेरिका की कोई भी बेसिस जो है मिडिल ईस्ट में उन पे हमला करे। अगर उसने ये कर दिया गलती से भी, जो कि 8 परमानेंट बेसिस हैं जैसे ओमान में, कुवैत में, आपका सऊदी अरेबिया, यूएई में, तो फिर अमेरिका इसके अंदर शामिल हो जाएगा, और फिर तो जो ईरान जो 7 दिन लड़ सकता है वो 2 दिन भी नहीं लड़ पाएगा। मगर मुझे लगता नहीं कि ईरान ऐसी गलती करेगा। ये लड़ाई चलेगी इजराइल वर्सेस ईरान, और अगर आप इजराइल ईरान की कॉम्बैट पावर को कंपेयर करें तो ईरान बहुत कमजोर हो चुका है। पिछली बार जो अप्रैल में हमले हुए थे तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर हो गया था, और इसका फायदा उठाया इस बार जो इजराइल ने हमले किए, मोसाद उनके इन्फिल्ट्रेट कर चुकी, जैसे टॉप साइंटिस्ट मार दिए, टॉप मिलिट्री कमांडर मार दिए, इनका जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी 70 से 80% बर्बाद होगी। नटाज जो जगह है साउथ ऑफ तेहरान जहां पर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट होती थी उसको भी बर्बाद कर दिया। और अब जो लड़ाई लड़ रहा है ईरान को बलबूते पर लड़ रहा है, प्लास्टिक मिसाइल जो कि फतह मिसाइल है हाइपरसोनिक, उसकी भी एक कहीं का लिमिट है, और वो अगले 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी नहीं अच्छा कर रही ईरान की, डिससैटिस्फैक्शन है, लोग अंदर से आवाज उठा रहे हैं। और आप देखें इसका नाम क्यों लगाया है राइजिंग लॉयन, उसका हो कि 1979 से पहले लॉयन इनके फ्लैग पे था। वो कह रहे हैं कि आप उठे अपनी इस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने आपको बर्बाद कर दिया है, यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन है, इकोनॉमी डाउन है। तो एक प्रकार नेतन्याहू जो ईरान की पब्लिक को एड्रेस कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार के अगेंस्ट आए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो भी हमले इजराइल ने किए हैं वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और मेडिकल जो अब मिलिट्री फैसिलिटी पे, कोई भी सिविलियन पे हमला नहीं किया, जबकि ईरान जो हमले कर रहा है इजराइल पे वो सिविलियन एरिया पे कर रहा है। और सच्चाई क्या है कि कौन किसके साथ कर रहा है? आज की तारीख में ईरान अकेला पड़ गया है, ईरान के साथ कोई नहीं। आप देखें कि क्या ईरान और इजराइल का बॉर्डर मिलता है? नहीं मिलता, 1500 से 2000 किलोमीटर है। जब भी कोई मिसाइल जा रही है वो जा रही है आपकी सऊदी अरेबिया से होते हुए या आपका इराक से होते हुए। मगर इसमें हो क्या रहा है कि जो इजराइल है उसने मोसाद से इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, वो वहां से भी हमले हो रहे हैं। और आज की तारीख में जो चीन और आप बात करते हैं रूस की कि वो खुल के आएगा, चीन रूस नहीं खुल के आएंगे अगर अमेरिका इसके अंदर दाखिल हो जाता है, और वो तब होगा दाखिल अगर ये डायरेक्ट अटैक करता बेसिस पे, तो वो नाम के ऊपर आएंगे ईरान के साथ। उनके पास मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल दीपक वोरा सर आपसे। मुझे याद है कि आपने एक बार इसी चर्चा में आपने एक बार बहुत पहले कहा था, जब हमास को लेकर इजराइल लगातार हमले कर रहा था, उस वक्त आपने कहा था कि देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब ईरान पर अटैक होना शुरू होगा, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका की एक बड़ी चाल भी है। ईरान को रोकना परमाणु हथियार बनाने से, टेस्ट करने से, परीक्षण करने से पहले उसके हाथ पैर काटो, हिजबुल्लाह, हूती, हमास सबको खत्म करो, डिस्ट्रॉय करो, और उसके बाद फिर खाम नहीं। सर, मेरा एक सवाल है, और आप सबसे, कितने डिस्टिंग्विश लोग पैनल में हैं सर। ईरान जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे, इनकी जानकारी बहुत स्पष्ट है, 1500 से लेके 2000 किलोमीटर। अच्छा, इजराइल को आपने अरब के जिस्म में बिठा दिया, उसके दिल में बिठा दिया। अरब लोग नाराज हैं, वेरी गुड, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी धरती खा गया। ईरान को क्या तकलीफ है? आप तो 2000 किलोमीटर दूर हो। इजराइल ने आपका क्या नुकसान किया है?
आप कौन हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? और ये मेरी सब जनरल साहिबान से और एम्बेसडर मेहरोत्रा से है, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। ये हिंदुस्तानी बॉलीवुड का गाना है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ईरान इज डूइंग देयर। क्या चाहता है? शहंशाह बनना चाहता है शिया ईरान, पूरे इस्लामिक समुदाय का कभी नहीं बनेगा। सऊदी अरेबिया बैठा है, तुर्की बैठा है, इजिप्ट बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, कोई नहीं बनने देगा। सो सर, मेरा मानना यह स्पष्ट है, ईरान गलती कर बैठा है। खamenei साहब अभी बुढ़े हो गए हैं, उनको समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई और कंट्रोल कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। ईरान में जब तख्ता पलट होगी, नई सरकार आएगी, सीधा जाके पहली विजिट वहां पे आप ये भी देख लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की विजिट होगी और फिर वो बोलेंगे मैं इतने हथियार बेच के आया हूं, ये बेच के आया हूं, वो बेच के आया हूं। थैंक यू वेरी मच, जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन के सिन्हा सर, ईरान, हमने देखा कि हमास और हूती के जो आतंकी हैं वो किस तरीके से लड़ते हैं। भले आपने उसके चीफ को उड़ा दिया, मार दिया, क्या वो खत्म हो गया? नहीं। के सिन्हा सर, देखिए आप दो तो जी हाँ, हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, जो कि इमीडिएट कंसर्न है इजराइल का। हूती कहीं कंसर्न नहीं है। हम लोग हूती को ले आते हैं, हूती उछलता है, रेड सी में उछलता है, उससे क्या लेना देना। चार उन्होंने फायर किया है। और देखिए, केवल लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप, वो इजराइल की है। ये अमेरिका को हम बहुत ये करते हैं, अमेरिका पिछलग्गू है। अब वो पिछलग्गू है, वो जो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। आप अमेरिका को बहुत ज़्यादा हम लोग इसके कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है इस चीज़ के ऊपर में बहुत बार हम लोग ने भी अपनी राय रखी है, मगर उस समय शायद समझ नहीं आती लोगों को, मगर वो चीज़ अनफोल्ड हो रही है। ये चाइना जिस तरह से पाकिस्तान को यूज़ करता है अगेंस्ट इंडिया, और उसने अभी यूज़ किया, इंक्लूडिंग जो हमारे ऊपर अटैक आया था पहलगाम के ऊपर में, और किस तरह से 4 दिन के अंदर में उसको समझ में आ गया, उसकी नानी याद आ गई। पाकिस्तान को नहीं है जितनी चाइना को ये समझ में आ गई। हाँ, गलवान के बाद भाई, गलवान के अंदर में 20 लोगों की शहादत, सुरेश बाबू को सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो जो उसने रखा था आपका एक बेंचमार्किंग, हाँ, अपनी शहादत और 20 जवानों की शहादत, उसके बाद चाइना को समझ में आ गया जब पिछले साल अक्टूबर में रीसेट करने की सोची। यहाँ पर किसी ने नहीं की, इसमें रशिया इन्वॉल्व नहीं है। इसकी हमारी, और मल्होत्रा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे जब मैं उनको सुन रहा था। देखिए, उनकी पकड़ में और दीपक बोरा साहब की पकड़ में इसमें चाइना प्लेयर है। चाइना ने इसको उकसाया है, जिस तरह से वो पाकिस्तान को उकसाता है $40 बिलियन 25 साल को के दे करके कि आप कर लो, यहाँ चौधरी बन जाओ, और आप करो डायरेक्ट, कहाँ करो, इजराइल इज द टारगेट। उन्होंने ये किया है, उसने ही सारे जो हूती, हमास, ये वो, और उसकी फुटप्रिंट्स हैं। आज भी उनके एयरक्राफ्ट लैंड हुए हैं ईरान के ऊपर में। वो देखिए, चाइना का पूरा निशाना, और इसका फायदा अमेरिका उठाएगा, बिकॉज इजराइल इज द मेन प्लेयर हियर। उसके गट्स हैं। इंडिया ने अपने गट्स को दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन के अंदर। ये तकरीबन 3 साल होने वाला है, इसने अपने गट्स को दिखाया। विच कंट्री कैन टेक ऑन, पूरे लेबनान को दे दिया, सीरिया को। ये जब सीरिया में कंडीशन बना देते हैं स्ट्रेटेजिक, तब सब कूद पड़ते हैं वहां पर। फिर भी अमेरिका भी कूदता है, डोनाल्ड ट्रंप भी साहब उनके जो ये डिक्टेटर है उनके साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर इनको दिखाई देगा, हूती के साथ उन्होंने किया हुआ, फिर रीसेटिंग कर ली, क्योंकि वो कर नहीं पाए। बात यह है, इसको रोक रहे थे, इजराइल को रोकना चाहते हैं, बिकॉज दे नो इजराइल हैज डन इट विद एन ओन, अपने दम पर। ये हथियार दे देना, कुछ चीजें ले लेना, खड़े हो जाना, दिस इज नॉट इसको पोस्चरिंग, दिस इज जस्ट यू नो, आप एक साइड लेते हो जो आप बलवान है, आप ये लेके चलिए। जो इन्होंने किया है 13 तारीख को, ये दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मी कुछ बहुत मिलकर नहीं कर सकते जो इजराइल ने किया है। He has set the pace in West Asia। और इस सेट ये लेके चलिए, ये आकलन गलत होगा कि यदि कोई रोकना चाहेगा ना, चाहे डोनाल्ड ट्रंप या पूरी उनकी सत्ता आ जाए, इजराइल नहीं रुकेगा। उसके पास खुद का, क्योंकि मुहैया करा दिया तो क्या हो गया, F-16 F-15 ले लिया, कुछ ग्लाइड बॉम्ब्स दे दिए। लखन मल्होत्रा सर, देखिए कि अगर ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल हम पर हमले बंद कर दे तो हम भी जवाबी हमले नहीं करेंगे, यानी कि इस जंग में पहली पेशकश तो ईरान की तरफ से हो गई है कि आप मुझे मत मारो तो हम भी आपकी तरफ पलटवार नहीं करेंगे। पेशकश हो गई। ये पहला राउंड हुआ, पहला राउंड हो चुका।
ये नामुमकिन है कि आप ईरान के ऊपर हमला करें और उनके बेसेस को डिस्ट्रॉय करें और उनके 12 जनरल खत्म कर दें और उनके न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर हमला हो जाए, वो बेकार हो जाए और वो उसके जवाब में कुछ भी ना करे। तो उसको जो करना था वो कर लिया उसने। अब सवाल यह है कि इसके आगे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी कि यहाँ ऐसे ही रहेगी। तो दुनिया का जो रुख है वो ये है कि ये लड़ाई अब आगे चलनी नहीं चाहिए। और ईरान की अंदरूनी ताकत अब इस वक्त नहीं है कि इजराइल और अमेरिका को एक साथ वो दोनों का मुकाबला कर सके। ये पुराना जमाना नहीं है जब ख़ामेनी साहब ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाए थे और ये बड़ी ताकत की तरह से ईरान ऊपर आया था। आज वो एक कमजोर ताकत है, आज वो एशिया की एक प्रमुख ताकतों में नहीं है, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, वो कर लिया। और अब वो अपना जैसे पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया कि भाई हम बात करने के तैयार हैं, वही अब ईरान भी कर रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए, हम हर चीज पे बात करेंगे और अनकंडीशनल बात होनी चाहिए। यानी कि ईरान के पास जितने भी मिसाइल थे लगभग सब दाग दिए, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागे, अब उसके पास कुछ नहीं है। सारे के सारे तो नहीं दाग दिए, सारे के सारे तो नहीं दाग दिए, लेकिन काफी उनको कमजोर बना दिया गया। ठीक है, मैं दीपक वोरा सर आपसे समझना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास सब देश के लिए कुछ ना कुछ डील है, डील लिए फिरते हैं, तो इजराइल के लिए क्या डील है और ईरान के लिए क्या डील है? इजराइल के लिए तो स्पष्ट है, एक तो यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रांग है इन द यूनाइटेड स्टेट। दूसरी चीज़ है हथियार खरीदते जाओ, जितने बड़े बड़े बॉम्ब चाहिए, जैसे जनरल सिन्हा साहब कितनी अच्छी तरह से समझा रहे थे, वो ज़्यादा शक्तिशाली बॉम्ब उसको चाहिए, खरीद ले मेरे से टाइगर, दिक्कत क्या है, मैं वो एक कोई बना दूंगा असिस्टेंट पैकेज और फिर हल्के हल्के तो उसना भुगतान करता रही हो। लेकिन जो मिडिल ईस्ट है उसको कंट्रोल करने में आप मेरे सिपाही हो, आप वहाँ पर आप मेरे हवलदार हो, खड़े रहो, हिलना मत वहाँ से। जहाँ तक ईरान की बात है, चीन से उसको दूर कर दिया है सर, देयर इज नो क्वेश्चन। अभी कुछ महीने पहले तो बंदर अब्बास पोर्ट में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, चीनियों ने कुछ मिसाइलें भेजी थी, सबको ध्वस्त कर दिया इजरायली ने मोसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर। रूस कुछ नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हुई है पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, मैं इन दोनों को समझने की कोशिश करता हूँ। पुतिन ने बोला होगा टाइगर देख यार, तू यूक्रेन को मेरे को खा जाने दे, यूक्रेन को जो हिस्सा चाहिए तू जा, वो ईरान के साथ जो करना कर, मैं कुछ नहीं करूँगा वहाँ पे। ये दोनों बलि की बकरी बन जाएंगे और अल्टीमेटली सर ईरान के साथ टेक इट फ्रॉम मी सर, जब जैसे ही तख्ता पलट वहाँ पर हुआ, अमेरिकन कंपनीज पहुँचेंगी, ऑयल रेस्ट शुरू कर देंगी, ड्रिलिंग करना, तेल बनेगा, जैसे इराक में उन्होंने शुरू किया, इराक को बर्बाद कर दिया, उसके बाद अमेरिकन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में पहुंच गई। यही होगा। इतिहास का क्या सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं, वही चीज बार बार हम देखते हैं होती हुई सर। बहुत बड़ी बात आपने कह दी सर। तो क्या अनुराग शुक्ला सर, ये पूरे इस जंग के पीछे तेल का खेल है? ये तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, जैसे आप सुना होगा पेट्रो डॉलर्स की बात कर रहे थे, तो जहां जहां जिस रजीम ने दूसरी करेंसी लागू करने की कोशिश की, वहीं पे सत्यानाश हुआ है, वहीं पे अमेरिका ने जाके डिस्ट्रॉय किया है। सब कुछ आपके सामने है। इराक का क्या हाल हुआ वो तो आप ही देख लिया। और पिछले कई सालों से जब ईरान रुपीज़ में या किसी और करेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था बायलैटरल ट्रेड्स की, और जैसे ही ये जो आपने ब्रिक्स की एक करेंसी की बात चली थी कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली ये किसी तरह से यूएसए के हक में नहीं जाता। यूएसए अपनी पेट्रोल डॉलर को डोमिनेट करना चाहता है, पूरे वर्ल्ड को ट्रेड में डोमिनेट करना चाहता है, और एक यही तरीका है कि जो रिजीम उसके खिलाफ जाती है उनको दबा दिया जाता है। डेफिनेटली वन ऑफ द एक रीज़न है, बाकी रीज़न सारे समझ लिया आपने। ठीक है अश्विनी श्रीवास्तव सर, ये मोसाद का जो तरीका है, जो स्ट्रेटेजी है मोसाद की इस ईरान वाले मामले को लेकर, क्योंकि आप लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहे हैं और वो भी आप उसके परमाणु परियोजनाओं पर आप टारगेट कर रहे हैं, और ईरान अवाक, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये हुआ क्या। ये जरा मोसाद की स्ट्रेटेजी बताइएगा। देखो सच्चाई ये है प्रत्युष, मोसाद एक सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड की, वो CIA से भी काफी आगे है। अगर आप देखें रशिया यूक्रेन लड़ाई में भी यूक्रेन ने जिस प्रकार से 4000 किलोमीटर अंदर जाके 40 एयर फील्ड पे कम से 40 से ज्यादा उसके एयरक्राफ्ट को बर्बाद किया, तो ये सारा उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम था। वो इन्फिल्ट्रेट करके और वो ट्रकों के अंदर उसको लेके ड्रोन को पता भी नहीं चला। और अब देखें मोसाद ने क्या किया है, वो ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, कम से कम 1000 से 2000 के
करीब मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो ईरान में हैं, और अब जो ये ड्रोन से हमले हुए हैं वो ईरान के अंदर से हुए हैं। उन्होंने जो टॉप साइंटिस्ट और टॉप मिलिट्री कमांडर पिन पॉइंटेड प्रिसिशन शूटिंग किया है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं। अगर वो 4th फ्लोर में है तो उसको खत्म कर दिया है। और आज आपको ये कहना पड़ेगा, ये कार्रवाई आज से नहीं हुई, ये काफी देर से मोसाद इसके अंदर सक्रिय थी, और ये अब जो रुकेगी कब, जब वहां पर रजीम चेंज हो जाएगा। ईरान पे इतनी जल्दी बात बंद नहीं होने वाली। ईरान की रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका और इजराइल जोरों से लगे हुए हैं। अब ये सोचना कि इजराइल ने काफी हद तक इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, मैं कहता हूँ, डाउनग्रेड की है। इसके जो यूरेनियम को इनरिच करने की जो ताकत थी उसको भी मुझे लगता है 2-3 साल के लिए इन्होंने नष्ट कर दिया है। मगर अब उनका मेन एम है किसी तरीके से ईरान की ये जो रिजीम है आयतुल्लाह अल खमानी, इसको चेंज किया जाए। और इसकी वजह यह है कि इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन बहुत है। वो जो कहते हैं 60-70% वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन कहते हैं 30% के करीब है, लोग सड़कों पे आए हुए हैं। जब से हिजाब का ये एक प्रकार आंदोलन हुआ था उसके बाद इकोनॉमी समझ नहीं पाई है ईरान की, और मुझे लगता है कि मोसाद इसके लिए बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रही है। और आज की तारीख में अगर ईरान सबसे ज्यादा कमजोर लास्ट 10 साल या 15 साल में मानो तो आज है। आज उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है। आज उसके अंदर जो ताकत थी, मैंने एक बात और प्रतुष, जो ताकत थी उसकी कहीं ना कहीं चीन और रूस से साथ वो बिल्कुल खत्म है। रूस के पास ताकत नहीं है इसको। लखन मल्होत्रा सर, रूस यूक्रेन वॉर में एक अलग फ्रंट में रूस फंसा हुआ है, इसलिए वो इसमें यहाँ पर इंगेज होना चाहेगा भी नहीं। ऐसी स्थिति में खामनेई के सामने क्या विकल्प बचता है लखन सर? देखिए, मैं दोबारा वो कहूंगा जो मैं कह चुका हूँ कि ईरान के आगे सामने ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक बार हमला कर दिया अपने ड्रोन वगैरह से, इजराइल के अंदर हो गया, लेकिन उसके बाद में उनकी कोशिश यही होगी कि शांतिपूर्ण हल हो जाए। इसके माने ये नहीं है कि अगर वो उनको इजराइल उनको ऊपर हमला करता रहे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो लड़ाई थोड़ी देर तक चल सकती है, लेकिन उसका अंत क्या होगा ये सबको मालूम है। इजराइल का वो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका का मिलकर ईरान का भी बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो क्या किसान सर, इसका मतलब कि अगर ऐसा ही रहा और तब तो फिर शायद खामनेई की तरफ से पेशकश आ जाए कि बातचीत की जाए, इस पर बातचीत की मेज पर बैठते हैं। देखिए ये इतना सिंपल तो नहीं लगता मुझे कि खामनेई, वो तो पहले भी समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन जो उनका ट्रू प्रॉमिस 3 था उसको लॉन्च नहीं कर रहे थे। इस चीज़ को देखिए, आपको एनिमी को यू हैव टू ड्रॉ इन योर बैटल, जो इजराइल ने बड़े बेवकूफ़ी से बहुत अच्छे तरीके से किया। यू हैव टू ड्रॉ हिम एंड ड्रॉ टिल द टाइम यू अचीव योर एम। अभी एम क्या है? उनके 2 मिलिट्री एम्स थे इजराइल। एक तो जो आप करते हैं ये प्रॉक्सी चलाते हैं जितने भी, उसमें तो 2 को तोड़ दिया है। एक उधर हुती, जो कि उसका मेन कंसर्न नहीं है इजराइल का, मगर उनका एक सब्सिडरी कंसर्न है। उसको अमेरिका चाहता था कि मिल करके यूके के सारे फोर्स लगा करके उन्होंने एक फोर्स बनाई थी कि कंट्रोल करें, वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो दूसरा, और ये कंट्रोल होगा चाइना और ईरान के थ्रू ही, जो कि इजराइल कर पाएगा। दूसरा उनका था कि उनको इतने पीछे ले जाएं कि ये कर ना पाएं। ये देखिए आप कहते हैं कि नेटाज और फरदोस में आपने कुछ कर दिया और ये 100 साल पीछे चला गया, ये हमारी भूल होगी। हम वहाँ पर सेंट्रीफ्यूज दोनों जगह में हैं, उसको ठीक है इनरिचमेंट के लिए आप रोक सकते हैं। बात यह है कि इसके अंदर डीप स्ट्राइक की एक ज़रूरत है, और वो बिना डीप स्ट्राइक किए हुए, मैं जिस तरह इसराइल को समझता हूं, मानने वाला, दे आर नॉट लाइक अस, जो वो बहुत डीप जाते हैं मेरे भाई। हम लोग नहीं, पेरिफेरी में नहीं घूमते हैं वो लोग उनको पता है कि उन्होंने क्या डैमेज असेसमेंट किया है, इसलिए वो बैठकें बुलाते हैं और वो करते हैं। ये आप लेके चलिए कि इसके ऊपर में जैसे उनकी असेसमेंट, क्यों AIA ने एक असेसमेंट दे दिया, पहले कह रहे थे लीक हो रही है, फिर उन्होंने कहा कि लीक नहीं है। वहां पर यदि सेंट्रीफ्यूज और उनके इंटेलिजेंस इतने तगड़े हैं कि तकरीबन 3000 सेंट्रीफ्यूज हैं फॉरदो में, वो करके देंगे। क्या अचीव किया उन्होंने? यदि उनको नहीं करते हैं, इनरिचमेंट होता है ना,
यूरेनियम 233 आप 38 की जब आप करते हैं कन्वर्जन जो वेपन ग्रेड का है, तो वो पेरिफेरी में नहीं करेंगे। ये हम लोग कर सकते हैं टीवी डिबेट्स में ये बातें, और उनके पास कैपेबिलिटी है। यदि आप F-15E की बात करते हैं तो GBU 28 उससे गिरा सकते हैं, मगर GBU 57 को गिराने की जरूरत है, और वो चीज आप लेके चलिए। और एब्सोल्युटली ईरान इज इन द बैक फुट। उन्होंने पूरे पर्शियन गल्फ में जो भी उनकी तेल की थी और गैस की थी उसको स्टैंड स्टिल कर दिया है। और देखिए क्या अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका का क्या, ट्रंप साहब का अमेरिका का जो इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है ट्रंप साहब का। ट्रंप साहब 6 राउंड का टॉक कर रहे थे ओमान के, कोई ब्लफिंग नहीं कर रहे हैं वहां पर। वो चाहते हैं कि वहां पर, क्योंकि बंदर अब्बास में बहुत बड़ा उनके पास ये है, ये खजिन जो जिसमें कि यूरेनियम है, वहां पर यूरेनियम वो उसको नहीं एक्सप्लॉइट कर पाता है, उसको कहीं से खरीदना नहीं पड़ता। उनका पूरा का पूरा नजर उधर है बंदर अब्बास में। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी हम रिएक्टर बनाएं, जो भी हम इनरिचमेंट करें, ये अमेरिका चाहता है, और इसलिए उसके अंदर में पूरे अरब देश उसके साथ है। यही खासियत है इस डिबेट की, अंदर की बातें आप एक्सपर्ट्स के जरिए निकल कर आती है, क्योंकि लोग तो देखते हैं कि विजुअल, यहां पर मिसाइल गिरा, वहां पर बम के गोले गिरे, यहां पर गैस रिफाइनरी में आग लगी, लेकिन अंदर का खेल क्या है आप जैसे एक्सपर्ट्स बेहतर समझाते हैं। मैं दीपक वोरा सर आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस बार ईरान की स्पाइन पर, ईरान की रीढ़ पर हमला हुआ है, क्योंकि तेल डिपो टारगेटेड, गैस रिफाइनरी टारगेटेड, फिर बचेगा क्या ईरान के पास? कुछ भी नहीं। जो उसकी ताकत थी जिससे वो पैसा बनाता था, आप भूल गए हैं सर। शाह ऑफ ईरान का नाम सुना है ना आपने? बाय द वे, रेजिम चेंज की बात कर रहे थे 1950s के दशक में, शुरुआत में वो मोहम्मद मुसद्दक होते थे डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान। उसको CIA ने हटाया था। और मज़ेदार कहानी ये है कि मैसेज गया था जब ऑपरेशन शुरू हुआ, हटा के शाह को वापस लाए थे, मैसेज ये गया था कि व्हाट इज़ द टाइम, ऐसा ही कुछ था। व्हाट इज द टाइम का मतलब अब शुरू हो जाओ। तो ठोक दिया उसको, मुसद्दक को मार दिया, बाहर निकाल दिया, आई डोंट रिमेंबर, शाह को वापस ले आए। काबिलियत ये रखते हैं। लेकिन ईरान की अब जो भी ताकत थी, और फिर शाह ऑफ ईरान के पास इतना पैसा था सर, सुनिएगा मैं बता रहा हूं, वो इतनी पावरफुल अपनी आर्मी नेवी को बनाना चाहता था कि एक अमेरिकन डेड, वो अब मर चुके हैं, डिफेंस सेक्रेटरी ने लिखा था, उसने हम पर ऑर्डर दिए, क्योंकि 1973 ऑयल प्राइस हाइक के बाद जो तेल की कीमतें बढ़ी, उसके बाद बहुत पैसा आ गया था ईरान के पास। कहता है उसने ऐसे हथियार ऑर्डर किए हैं जो अमेरिका ने अभी बनाए नहीं है, लेकिन ईरान बस चलता था, चल रहा था। पैसा सर, मार्केट, दैट इज व्हाट अमेरिका वांट्स। जैसे ही ये मूल्य गए, वो मार्केट फिर से खुल जाएगा, और फिर ऑयल एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगी, गैस एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगी, हर तरफ खुशहाली होगी। मूल्य गए और सब बोलेंगे डार्लिंग डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा सर, मैंने बहुत देखा अपनी जिंदगी में। अनुराग शुक्ला सर, क्या ये जंग आगे बढ़ेगी या आपको भी लग रहा है कि 7 से 10 दिन और? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मेरे हिसाब से जंग ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ में भी फ़र्क है, और दूसरा डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इस तरह से जंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम मिसाइल ही पे डिपेंड हैं, अगर हमारा सारा युद्ध सिर्फ मिसाइल पे ही डिपेंड है, तो कितने मार लोगे और कितनी देर तक मार लोगे, उसका कोई अंत ही नहीं है। और मिसाइल भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में उनके पास अवेलेबल है, और हमने देखा है कि इजराइल के पास पूरा एयर डोमिनेंस है, वो किसी भी जगह पे कहीं भी जा सकते हैं। उनके पास बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट हैं, और वो जाके अपने ईरान के ऊपर तकरीबन 2-2 घंटे तक फ्री रन करते रहे हैं। तो इस ऐसे माहौल में, जंग के माहौल, तो क्या ईरान घुटने के बल पर आ गया, आपको लग रहा है? घुटने के बल में तो शुरुआत से ही था, उसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ पहले भी नहीं थी। जब वो कोशिश कर रहा था, एक जो न्यूक्लियर बम की धमकी देने और न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था, वही चीज़ उसकी कमर तोड़ दी गई है। तो इस समय वो युद्ध लड़ने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी इकॉनमी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, इकॉनमी डाउन चल रही है, लोग इससे परेशान हैं, देश की जनता रिजीम के साथ नहीं है। तो ऐसे माहौल में युद्ध मुश्किल है, बहुत मुश्किल पॉसिबल। तब तो ऐसी सूरत में अश्विनी श्रीवास्तव सर, तख्ता पलट की जो आहट इस वक्त दिख रही है, वो हो सकता है कि बहुत जल्द सच भी साबित हो जाए। हाँ बिल्कुल होता है। देखो प्रत्यूष, हो क्या रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच के अंदर जो मिलिट्री कॉम्बैट पार इतनी ज्यादा हो गई है कि अमेरिका इजराइल के साथ इनडायरेक्टली खड़ा हुआ है। कि अगर आप देखें, ये हेलफायर मिसाइल देना, एयर डिफेंस सिस्टम उसका एक्टिव होके इजराइल को मदद करना, B-2 बॉम्बर डिगोग्राफिया में आ जाना, उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आगे मूव करना, तो काफी प्रेशर है ईरान में। और मुझे लगता है ईरान के अंदर से खोखला हो गया है, ईरान की इकोनॉमी डिगमगा गई, ईरान में
कि जो आप IRGC उसका मोराल डाउन है, लीडरशिप खत्म हो गई है, साइंटिस्ट मारे गए जी। हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ईरान ज्यादा देर तक चल पाएगा। और ऐसा समय मुझे लगता नहीं कि लास्ट 15-20 साल में आया, जो कि इंटरनली आज ईरान इतना कमजोर है। और मुझे ये भी सही लग रहा है कि इजराइल इस वक्त को जी। जाने नहीं देगा, इस वक्त में और हिट करेगा कि अभी लास्ट का जो है उसको प्लीज पुट अ नेल इन द कॉफिन, और अब इसकी रजीम को चेंज करो। आयतुल्लाह अल खमेनी इज द टारगेट, और मुझे लगता है ये टारगेट बिल्कुल वाइबल है, क्योंकि अब ईरान इतना कमजोर है कि अब वहां पर डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं। अगर अभी जी। छोड़ दिया तो फिर 2 साल के बाद ये दोबारा ईरान बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और ये जो बात हम करते हैं क्या कि ये यूरेनियम इन्वेस्टमेंट आज खत्म कर दिया, क्या ये दोबारा कर सकता है, क्योंकि उसके पास खाने पहले भी इन्होंने तोड़ा था, फिर दोबारा बना लिया। मगर आप अगर आयतुल्लाह खलमानी के ऊपर हिट करेंगे, आज रिजीम चेंज कर देंगे ईरान में, वो होना चाहिए मेन टारगेट। समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।